नमस्कार। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए पेपर फर्स्ट के लिए बनाया जा रहा है। आज हम इसमें बात करेंगे कि कला क्या है, चित्र क्या है और कला की परिभाषा, अंकन क्या है, रेखा क्या है, रेखाओं की परिभाषा आदि के बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज आर्ट, कला क्या है। कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। कला कोई प्रतिकृति तो नहीं, अतः ये छवि चित्रों से भिन्न है। भारत में इसे योग साधना माना गया है। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है और वह हमारी कल्पना शक्ति, आदर्श प्रियता एवं सृजन शक्ति से युक्त भी है। यह सृजन शक्ति व्यक्ति में अपनी विशेष मनोभावनाएं, संवेदनाएं, विचार पद्धति होने के कारण होती है। अतः कला मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है जहां वह अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। सारांश में प्रत्येक कला के अपने अपने कुछ मुख्य तत्व होते हैं जिनके योग से चित्र की रचना होती है, और यदि तत्वों का संयोजन बिखर गया तो चित्र भी उत्तम नहीं बनेगा, चाहे विषय कितना भी प्रबल हो, उत्तम हो या आकर्षक क्यों नहीं हो। अब बात करेंगे हम चित्र क्या है, क्योंकि अधिकतर हमें पता नहीं होता कि चित्र, तो हम बोलते हैं कि ये चित्र है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वास्तव में चित्र क्या है, इसके ये किन किन तत्वों से बनता है या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। सबसे पहले चित्र एक संयोजन है, और ऐसा संयोजन जिसमें केवल दृष्टिगत रूप तथा वर्णों आदि का ही प्रयोग नहीं होता, बल्कि कलाकार अपनी सृजनहारी प्रवृत्तियों की भी सूचना हमें देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये रूप, दृष्टिगत रूप या वर्णों आदि का ही संयोजन इसमें नहीं होता, बल्कि कलाकार की अपनी जो सृजनहारी प्रवृत्तियां हैं या प्रवृत्तियां या उसकी जो अंदर की जो भावनाएं हैं, उसकी सूचनाएं भी चित्र के माध्यम से वो देता है। मथुरा, अजंता, मुगल, अमृता, हुसैन आदि के संयोजन भिन्न भिन्न हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि यह अंतर संजोने की विधि में है। यानी इन्होंने जो अपने संयोजन बनाए, उनकी विधि में वो किस प्रकार से उनको संजोया, किस प्रकार से बनाया, के अंतर से ही भिन्न भिन्न शैलियों का जन्म हुआ। चित्रकला में रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत व अंतराल ही संयोजन के विषय होते हैं। ये ही चित्रकला के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के उचित आयोजन से ही चित्र सृजन सफल होता है। प्रत्येक देश काल में इनको संजोने के ढंग में परिवर्तन होता रहता है, और इसी कारण से नई नई कला शैलियों ने जन्म लिया है, और इसी से ही कला का शैलीगत विकास भी हुआ है। अतः विषय एक होते हुए भी राजस्थानी व समसामयिक कला शैलियाँ अलग अलग हैं। अतः कला तत्व इनका तालमेल या संयोजन ही चित्रों में भिन्नता पैदा करता है। साधारणतया कागज, कैनवास आदि धरातल पर रंग, स्याही आदि से आकृति बनाकर की गई सज्जा को चित्र कहते हैं। साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि कागज हो, कैनवास हो, धरातल हो या कोई भित्ति हो या लकड़ी की कोई सतह हो आदि पर आकृति बनाकर की गई सज्जा को कला कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सज्जित धरातल को चित्र कहेंगे, जिसमें अनेक आकृतियों एवं रंगों का संयोजन होता है। अब चित्र भी अकेला नहीं हो सकता, उसमें आकृतियां भी होती हैं और रंगों का अलग अलग ढंग से संयोजन भी होता है। अब हम कला की परिभाषा के बारे में देखते हैं कि समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने कला की विभिन्न परिभाषाएं दी, लेकिन इतनी परिभाषाएं होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि ये संपूर्ण परिभाषाएं कला की हो सकती है। कोई एक परिभाषा हम कला की नहीं मान सकते। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में
अलग अलग परिभाषाएं दी, जिनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास के वक्तव्य को लेते हैं। उन्होंने जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी और सुंदरता आ जाती है, उसको कला की संज्ञा दी। यानी जिस वस्तु या गुण की या कौशल की वजह से किसी वस्तु में उपयोगिता और सुंदरता आ जाती है, उसको कला की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने भौतिक जीवन को सुख में बनाने के सर्वश्रेष्ठ साधन को ही कला कहा है। दूसरा जो उनकी परिभाषा है वो ये भी है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। इसी प्रकार प्लेटो कला सत्य की अनुकृति है माना है। यानी प्लेटो कला को तीसरे नंबर की कला मानते हैं। सबसे पहले वो ईश्वर के जो सत्य है, सत्य को सबसे पहले वो मानते हैं, और सत्य की अनुकृति जो हमारे आसपास जो चारों तरफ जो है, चाहे वह प्रकृति हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी मानव प्रजाति हो या पशु पक्षी हो, वो उस सत्य की अनुकृति हैं, और सत्य की अनुकृति चित्रकार करता है। तो वो इस प्रकार से कला को सत्य की अनुकृति उन्होंने माना है। अरस्तु ने कला को अनुकरणीय माना। वो कहते हैं कि कला अनुकरणीय है। पीएन चोयल ने कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, ये माना। पीएन चोयल ने ये माना कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। इसी प्रकार से हीगेल कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम मानते हैं। इसी प्रकार हीगेल ने जो परिभाषा दी है वो यह है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इस प्रकार से हम कला की परिभाषाओं को देखने के बाद कई सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि कला में एक तो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति देता है, कला सुंदरता और कौशल का एक गुण है, कला सत्य की अनुकृति है। इस प्रकार से बहुत सारे तथ्य हमारे सामने निकलकर इन परिभाषाओं से आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं चित्रकला की, कि चित्रकला क्या है। किसी भी समतल धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप और भाव को अभिव्यक्त करके उसकी अनुभूति कराना ही चित्रकला है। यानी किसी भी समतल धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से, जिसमें रंग भी हैं और रेखाएं भी हैं, की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप या भाव को अभिव्यक्त करके उसकी अनुभूति कराना ही चित्रकला है। ये चित्रकला की एक सामान्य सी परिभाषा हमारे सामने आ जाती है। अब हम देखते हैं कि कि अंकन, जिसको हम ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग का अर्थ क्या है, अंकन का अर्थ क्या है। अंकन शब्द का अर्थ है कि कलम या किसी अन्य यंत्र की सहायता से किसी धरातल पर चिन्ह यानी मार्क्स छोड़ते जाना, और इस प्रक्रिया के कुछ देर चलने से रेखांकन यानी लाइन ड्राइंग्स का विकास हो जाता है। अर्थात बिंदुओं के क्रमिक एवं अबोध योग से रेखा का अस्तित्व सामने आता है। यानी अंकन किसी भी यंत्र की सहायता से धरातल पर बिंदु छोड़ते जाना या मार्क्स छोड़ते जाना अंकन कार्य है, और इस क्रम को कुछ देर चलाने से इस अंकन कार्य से रेखांकन का विकास हो जाता है। यानी जैसे ही अपन किसी समतल धरातल पर ये प्रक्रिया दोहराएंगे तो उसमें स्वतः ही एक लाइन ड्राइंग्स का आभास या विकास होने लग जाता है, और इसी के योग से रेखा का अस्तित्व सामने आता है। अब हम देखते हैं रेखा की परिभाषा कि रेखा क्या है। रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है। यानी एक बिंदु अपन ने यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। लेकिन कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है, और वह
रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है। यानी एक तो रूप की अभिव्यक्ति करती है रेखा और दूसरा प्रवाह को अंकित करती है। अतः कलात्मक रेखा किसी भी आकार की गति एवं शक्ति का प्रतीकात्मक रेखांकन है, जिसका रसास्वादन नेत्र जनित गतिज दिशा से होता है। यानी इस प्रकार से ये रेखा है। अब है रेखा व दृष्टिभ्रम। कभी कभी ऐसा होता है कि दो या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा नहीं होती, किंतु बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव आ जाता है। इसी रेखीय प्रभाव को हम दृष्टिभ्रम कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि आकाश में जैसे तारे हैं और उन तारों के बीच में जैसे हम लगातार देखते हैं तो ये स्वाभाविक से उनमें एक रेखा का आभास होने लग जाता है, तो वही दृष्टिभ्रम हम यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि रेखाओं का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। रेखा चित्र का विशेष गुण है। पूर्वीय कला में इसका खुलकर प्रयोग हुआ है। पूर्वीय कला यानी हमारी भारत की कला और एशियाई जो देशों की कला है वो रेखाओं युक्त रेखीय युक्त कला है। और आधुनिक कला के विकास में तो इसका अभूतपूर्व सहयोग रहा ही है। यानी रेखाओं का अभूतपूर्व सहयोग आधुनिक कला में रहा है। सीधी व वक्र रेखाओं के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। रेखा की प्रखरता व चमक में जहाँ अस्पष्टता, दृढ़ता एवं सामीप्य प्रकट होता है, वहीं कोमल एवं मध्यम रेखाएं सुकुमारता, मृदुता एवं दूरी को प्रकट करती हैं, तथा दूसरी ओर अस्पष्ट एवं टूटी फूटी रेखाएं कमजोरी तथा अति दूरी का भाव लिए रहती हैं। रेखाओं के कुछ सामान्य प्रभाव भी होते हैं, जिनका संबंध हमारी मनोदशाओं एवं संवेदनाओं से होता है, और चित्र संरचना में कलाकार इन रेखीय गुणों का लाभ उठाता है। रेखीय प्रभाव, अब हम देखते हैं कि रेखीय प्रभाव कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सीधी लंबवत रेखाएं। सीधी लंबवत रेखाएं, सीधी लंबवत रेखाओं से जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है गौरव का एहसास ये सीधी रेखाएं कराती हैं। शक्ति का एहसास कराती हैं, स्थायित्व का भाव पैदा करती हैं, शाश्वतता का भाव भी ये पैदा करती हैं, शांत चित्तता एवं आकांक्षा आदि भी रखती हैं। इसी प्रकार से दूसरी प्रकार की जो रेखाएं सीधी पड़ी हुई हॉरिजेंटल, जिनको हम हॉरिजेंटल रेखाएं कह सकते हैं। ये रेखा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। यानी जो लंबवत रेखा है उसको आधार प्रदान करती हैं और इस प्रकार मानसिक विश्रांति की घोतक हैं। पड़ी रेखाओं के प्रभाव इस प्रकार हैं, जैसे विश्राम की स्थिति इनसे हम जाहिर कर सकते हैं, निश्चलता के भाव पैदा कर सकते हैं, स्थिरता इनसे आ सकती है, शांति ऐसी रेखाओं से हमें मिलती है, मौन तथा संतुलन के भाव इनसे पैदा होते हैं। तीसरे नंबर की जो रेखाएं उनको कर्णवत रेखा कहा जाता है। ये नाटकीय या प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता के भाव पैदा करने में सक्षम होती हैं। इसी प्रकार कोणीय रेखाएं होती हैं और ये कोणीय रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, आघात तथा संघर्ष जैसे भाव चित्रों में पैदा कर सकती हैं। एक पुंजीय रेखाएं, अगली जो है जो प्रकार की जो रेखाएं वो एक पुंजीय रेखाएं कहलाती हैं। ये स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम, प्रसार जैसे भाव चित्रों में पैदा करती हैं। अब है चक्राकार रेखाएं। चक्राकार रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, गति जैसे भाव चित्रों में पैदा करती हैं। उसी प्रकार प्रवाही रेखाएं जैसे लहरदार अपन बोल सकते हैं, गति, लावण्य, माधुर्य आदि के भाव उत्पन्न करती हैं। अब है कि रेखाएं एवं तल विभाजन किस प्रकार से करें। जहाँ रेखाएं चित्र में आकार धारण करती हैं वहीं वे चित्र भूमि को विभक्त करके व्यवस्था भी प्रस्तुत करती हैं।
भाई एक तरफ तो रेखाएं आकार धारण करती हैं, वहीं चित्रभूमि को विभक्त भी करती हैं, चाहे वो आड़ा विभक्त करो, तिरछा, कैसे भी वो विभक्त करती हो, लेकिन वो धरातल को विभक्त करती हैं। प्रारंभिक राजस्थानी व मौद्रियान के चित्रों में विशेषतया इसी गुण को लिया गया है। रेखाओं की सहायता से चित्रभूमि को विभक्त करना एवं व्यवस्थित करना चित्रकार का महनीय कार्य है। यानी ये सबसे बड़ा चित्रकार का कार्य होता है कि वो किस प्रकार से रेखाओं की सहायता से व्यवस्था उत्पन्न करे, तल विभाजन करे। अब रेखांकन के प्रकार कि रेखांकन के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार के रेखांकन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके विविध प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहला है स्वतंत्र रेखांकन। स्वतंत्र रेखांकन में पहली क्रिया किसी वस्तु को देखने की होती है, फिर मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करना होता है। यानी स्वतंत्र रेखांकन में हम किसी वस्तु को देखने की हमारे मस्तिष्क में एक क्रिया होती है, और उस मस्तिष्क पर उसके जो इफेक्ट हमारे मस्तिष्क में पड़ा है उस प्रभाव को हम रेखांकित करते हैं। ये स्वतंत्र रेखांकन की श्रेणी में आता है। दूसरा है स्मृति रेखांकन। यहाँ आकृति का पूर्व परिचित रूप बिना देखे यथावत चित्रण करना होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे कितने ही वर्णन हैं। महाभारत में जैसे उषा की सखी चित्रलेखा उसके स्वप्न दृष्टा का हुबहू चित्र बना देती है। यानी स्मृति के आधार से इसमें रेखांकन किया जाता है, उसको स्मृति रेखांकन कहा जाता है। दूसरा है, तीसरा जो प्रकार है वह है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। इसमें हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये रेखांकन दृष्टांत चित्रों में विशेष उपयोगी है। रेखाओं की सहायता से छाया, प्रकाश तथा क्षय वृद्धि का प्रभाव दिखाया जा सकता है। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें जैसा हम देखते हैं वैसा ही बनाने का एक कलाकार प्रयास करता है। अगला जो प्रकार है वो है यांत्रिक रेखांकन। इस प्रकार की रेखाएं यंत्रों की सहायता से नपी तुली होती हैं। यानी ऊंचाई, नीचाई, लंबाई, चौड़ाई जो भी है, जो हमें चाहिए रेखा, वो यंत्रों की सहायता से नाप तोल कर फिक्स बनाई जाती हैं। इनका कलात्मक प्रभाव नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल रूप के निर्माण में सहायता लेना होता है। इनका मतलब ज़्यादा जो कलात्मक प्रभाव है वो कलात्मक प्रभाव नहीं होता। अब हम अगला जो प्रकार है वो है सीमांत रेखांकन। यानी प्रकृति में अथवा वस्तु में अपनी कोई रेखा तो होती नहीं है। आप कभी भी देख सकते हैं कि प्रकृति और कोई भी जो वस्तु है उसमें कोई रेखा नहीं होती, बल्कि प्रकाश व अंधकार के कारण रेखा का नियमन हो जाता है। यानी हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये सब सेपरेट क्यों हो रहे हैं, वो प्रकाश और अंधकार की वजह से उनका सेपरेट या उनका नियमन हो जाता है। लेकिन ये केवल आकार बोधक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं में वर्ण, पोत आदि तत्वों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सीमांत रेखांकन को मान सकते हैं। अगला जो प्रकार है रेखांकन का वो है सांकेतिक रेखांकन। यह प्रत्यक्ष चित्रण की ही एक विधा है। चित्रभूमि पर अंतराल, स्पेस एवं वास्तु के आयतन को जानने मात्र के लिए इस अंकन पद्धति का सहारा लिया जाता है। इस प्रयास से सक्रिय एवं सहायक अंतराल का ज्ञान हमें हो जाता है। सातवां जो प्रकार है वह है प्रकृति रेखांकन, जिसको नेचुरल ड्राइंग हम बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत पुष्प, पत्र तथा फल आदि का विशेषतया अंकन किया जाता है। इसके द्वारा प्रकृति प्रदत्त रेखाओं एवं आकारों का अध्ययन भी हम करते हैं, और पत्तों को ताज़ा या सुखाकर एक फल फूल को काट कर भी अंकन हमें करना चाहिए। आठवां जो प्रकार है वस्तु रेखांकन, जिसको ऑब्जेक्ट ड्राइंग हम बोल सकते हैं। इसमें वस्तुओं के एक समूह को सम्मुख रखकर उसमें से कुछ वस्तुओं का संयोजन करना चाहिए, और उनकी दूरी रेखा की सहायता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। जो वस्तु पास हो उसका रेखांकन गहरा, और जो क्रम से पीछे वाली जो वस्तुओं का अंकन है वह हल्का होता जाएगा। यह अध्ययन वस्तुओं में स्वरूप परिवर्तन लाने में सहायक होता है। अतः रेखा चित्र संयोजन का एक मुख्य तत्व है, तथा भारतीय चित्रों में
उसकी अनेक संभावनाओं को दिखाया गया है। अगले वीडियो में हम रूप के बारे में बात करेंगे, फॉर्म्स यानी रूप। धन्यवाद।